मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, देखिए, इससे पूर्व जो भी हमारी कक्षा हुई थी, उस पूर्व कक्षा में हमने समास के बारे में अध्ययन किया था और समास के बारे में भी हमने तत्पुरुष समास अर्थात तत्पुरुष व्यधिकरण विभक्ति तत्पुरुष के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और विभक्ति तत्पुरुष की बात करें तो विभक्ति में हमने कर्ता और संबोधन को छोड़ा है, यानी प्रथम पद के रूप में ये दोनों प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा 6 विभक्ति तत्पुरुष होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, जिसमें से हमने द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, वो है तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास। तृतीय विभक्ति की बात करें तो यहाँ 2 पद होंगे। 2 पदों की बात करें तो प्रथम पद के रूप में तृतीय विभक्ति दिखाई देगी और द्वितीय पद के रूप में कुछ जो हमारे विशेष नियम है वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। और समास की बात करें तो समास का नाम क्या है? तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सा हो गया? तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? तृतीय तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं। द्वितीय विभक्ति पढ़ ली थी, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास। इसके लिए एक सूत्र जो हमें प्राप्त होता है उसकी बात करें। एक सूत्र है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है तृतीय तत्कर्तार्थेन गुणवचनेन। तृतीय तत्कर्तार्थेन तृतीय तत्कर्तार्थेन गुणवचनेन। देखिए क्या कहता है? ये कहता है तृतीय यानी तृतीय विभक्ति तत्कृत अर्थेन, यानी कृत अर्थ वाले और अर्थवान पदों के साथ तृतीय विभक्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ, तृतीय विभक्ति अंत वाले यानी एक तरफ तो यहाँ तृतीय विभक्ति आएगी, ठीक है, अंत वाले शब्दों के साथ गुणवाची तत्कृत शब्द या अर्थवान शब्दों के होने पर, है ना, अर्थवान शब्दों के होने पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो यूं समझिए कि इसका मतलब हुआ गुणवाची तत्कृत शब्दों के साथ व अर्थवान शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कौन सा समास होता है? तृतीय तत्पुरुष समास होता है। किसकी बात कर रहे हैं? यानी तत्कृत गुणवाची एवं अर्थवान शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तत्कृत गुणवाची, तत्कृत का मतलब यहाँ ये हुआ उसके द्वारा संपन्न किए हुए। तत्कृत का मतलब होता है उसके द्वारा संपन्न किए हुए गुणवाची एवं अर्थवान शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। कौन सा तत्पुरुष समास होता है? तृतीय तत्पुरुष समास होता है। सूत्र लिखा गया है तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यानी गुणवाची उसके द्वारा किया हुआ गुणवाची शब्दों के साथ एवं अर्थवान अर्थ वाले शब्दों के साथ कौन सा समास होता है भैया? तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो यूं समझिए 2 पद होंगे, प्रथम पद के रूप में तृतीय विभक्ति होगी और द्वितीय पद के रूप में यानी तो तत्कृत शब्द या कोई अर्थवान शब्द होगा। क्या क्या शब्द होंगे? या तो कोई तत्कृत शब्द होंगे या क्या होगा? कोई अर्थवान शब्द होगा। जैसे बात करें शब्दों की बात करें, जैसे संकुलयाः खंडः, संकुलयाः खंड। जैसे दंडेन घट, ठीक है, दंडेन घट। जैसे किरीना काण, ठीक है। जैसे सलाकया काण, सलाकया
काण, शलाकयाः काण, पुण्येन अर्थ धान्येन अर्थ, धान्येन अर्थ। इन शब्दों की बात करें तो इन शब्दों में आप लोगों को दिखाई दे रहा है तृतीय विभक्ति, इसके साथ में कुछ अर्थवान शब्द आ रहे हैं, जैसे पटनेन अर्थ। देखो हमारा ये सूत्र ये कहता था कि तृतीया तत्कृतार्थ कर्ता अर्थहीन गुणवचनीन, तृतीया तत्कृत अर्थहीन गुणवचनीन, यानी तत्कृत यानी उसके द्वारा संपन्न गुणवाची एवं अर्थवान यानी अर्थवाची शब्दों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ क्या होगा, प्रथम पद के रूप में यहाँ तृतीय विभक्ति होगी, द्वितीय पद के रूप में अर्थवान शब्द होंगे। तो यहाँ देखो यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रही है कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ठीक है, इन सब में दिखी है, यहाँ दिखाई दे रही है ना। अब हम क्या करेंगे, जब इनको समस्त पद बनाएंगे, यानी विग्रह है ये हमारा क्या हो गया, विग्रह। क्या है भैया, ये विग्रह है, ठीक है। अब हम विग्रह वाले पदों को क्या बनाएंगे, समास, और इसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तो जब समास बनाएंगे तो हमारे जो शब्द कैसे बनेंगे, संकुलया खंड। संकुलया का मतलब होता है संकुटा, और संकुल का मतलब होता है सरोता, है ना। क्या होता है, सरोता होता है ना, जो काटने की आरी जिसे बोलते हैं, सरोते से। तो आपने देखा होगा कई लोग ये पेड़ वेड़ काटते हैं या लकड़ियां काटते हैं तो एक स्रोती रखते हैं काटने के लिए, है ना। उससे किया हुआ खंड यानी होता है टुकड़ा, तो सरोते से किया हुआ टुकड़ा तो क्या बनेगा, संकुला खंड है। देखो सरोते से किया हुआ खंड क्या करेगा, संकुला खंड है, संकुला खंड। संकुला खंड का मतलब क्या हुआ, सरोते से किया हुआ टुकड़ा, ठीक है, सरोते से किया हुआ टुकड़ा। अब देखो दंडेन घट, दंडेन घट, घट का मतलब क्या होता है, घड़ा। दंड यानी पीटने के कारण घड़ा। देखो अब यहाँ ये भी तो हो सकता है दंडेन घट, और यह दंडेन खंड, खंड का मतलब भी क्या होता है, टुकड़ा, यानी पीटने से किया हुआ टुकड़ा, यानी दंड से किया हुआ टुकड़ा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका हुआ दंड घटा है, इसका मतलब हुआ पीटने से, यानी पीटने से हुआ घड़ा, ठीक है। देखो किरी का मतलब होता है किरी रोग, तो किरी रोग से काना, तो क्या बनेगा, किरीना काणे, तो किरी काणे क्या बन जाएगा, किरीना काणे से क्या बनेगा भैया, किरीना काणे से बनेगा किरी काणे, क्या बनेगा भाई, किरी काणे, यानी किरी रोग से काना। सलाकया, सलाका का मतलब होता है सलाका, जो पेन आदि जो सलाका होती है ना, कई बार जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है उसमें कुछ सलाका के रूप में कलम आदि एक पतली सलाका होती है, इसको रख दिया जाता है, तो सलाका से काना, तो सलाकया काण, तो क्या बनेगा भाई, सलाका, सलाका से यानी सलाका से किया हुआ काना, तो क्या बनाएगा, सलाका काण, सलाका काण, सलाका से किया हुआ काण। पुण्येन अर्थ, पुण्य के लिए अर्थ करता है, अर्थ का मतलब होता है अर्थ आदि, अर्थ का मतलब धन आदि कमाता है। तो बताओ क्या बनेगा, पुण्येन अर्थ है, पुण्यार्थ है, पुण्य के लिए यह, धन्येन अर्थ है, धान्येन अर्थ है, धान्येन का मतलब होता है धान्य, धान्य का मतलब होता है धान्य यानी जो अनाज आदि उत्पन्न करता है, तो क्या बनेगा, धान्यार्थ है, धान्यार्थ है, ठीक है। बात करें पढ़ने के लिए यहाँ, तो क्या बनेगा, पठनार्थ है, पठनार्थ यानी पढ़ने के लिए। देखिए शब्दों के साथ यहाँ जो अर्थवान शब्द है, सलाका से किया हुआ टुकड़ा, दंडे से बनाया हुआ घड़ा, किरी से काणा, किरी रोग से काणा, सलाका से काणा, पुण्य के लिए यह है, धान्य के लिए यह है, पढ़ने के लिए यह है। अर्थवान पद हो या कोई कृत प्रत्यय से युक्त, यानी कृत का मतलब उसके द्वारा संपन्न, तो संपन्न वाले शब्द की बात करें तत्कृत हो या संकुला खंड है, दंड घटा है, या यहाँ हो सकता दंडेन खंड है, यानी पीटने से किया हुआ टुकड़ा, किरी काण है, सलाका काण है। यहाँ देखिए अर्थवान शब्द है, पुण्य के लिए कार्य करता है, तो इनमें भी समास कौन सा हो रहा है, तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। चलो हम आगे चलते हैं, इसका जो मेन सूत्र है, जो मुख्य सूत्र है, उस मुख्य सूत्र की ओर चलते हैं, और दूसरे नंबर पे इसका जो सूत्र है उसकी हम बात करें।
सूत्र है पूर्व सदृश, पूर्व सदृश समोनार्थ है, समोनार्थ है, समुनार्थ है, कलह निपुण, कलह निपुण, कलह निपुण, मिश्र सलक्षणी, मिश्र सलक्षणी, सलक्षणी। देखो सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है पूर्व सदृश, सूत्र देखिए क्या नाम है, पूर्व सदृश समोनार्थ है, पूर्व सदृश समोनार्थ है। इसको मिला भी सकते हैं हम लोग, चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं। तो यदि एक साथ इसका प्रयोग करेंगे, तो एक साथ प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, पूर्व सदृश समोनार्थ है। इसको एक साथ लिखें तो एक साथ लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, पूर्व सदृश सम उनार्थ है, कलह निपुण, मिश्र सलक्षण है। देखिए तृतीया विभक्ति अंत वाले पदों के साथ एक तरफ तृतीया विभक्ति होगी, क्या क्या शब्द होंगे, पूर्व सदृश सम ऊनार्थ, ऊना का मतलब होता है कम या ज्यादा, ऊनार्थ ऊन अर्थ वाले, कलह निपुण, मिश्र सलक्षणे, इन शब्दों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है भैया, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। किसके साथ होता है, यानी पूर्व। देखिए सूत्रार्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या हुआ इसका, सूत्रार्थ की बात करें तो सूत्रार्थ हो गया पूर्व, पूर्व, ठीक है, सदृश, पूर्व सदृश, आगे देखिए क्या है, सम, पूर्व सदृश सम ऊन, यह हम बात किसकी हो रही है, ऊन की हो रही है। सम ऊनार्थक है ना, तो ऊन, ऊन, इसकी ऊन की बात करें तो इस ऊन के दो अर्थ होते हैं। ऊन के कितने अर्थ होते हैं, ऊनार्थक यानी ऊनार्थक शब्द। तो यहाँ देखो ऊ की बात करें तो जो ऊनार्थक शब्द है इसके अर्थ वाले दो शब्द है कम और विकल। क्या क्या नाम है, ऊनार्थक, तो ऊनार्थक की बात करें तो ऊनार्थक शब्द, और ऊनार्थक शब्द की बात करें तो ऊनार्थक कितने हो गए, एक तो हो गया ऊनार्थक शब्द, और ऊनार्थक शब्द यानी ऊनार्थक शब्द की बात करें तो ऊन अर्थ वाले शब्द यानी कम अर्थ वाले शब्द। इसका मतलब होता है कम अर्थ वाले, कम अर्थ वाले, ऊनार्थक का मतलब होता है कम अर्थ वाले। और कम अर्थ वाले कौन होते हैं, एक तो ऊन होता है, एक होता है विकल होता है, ठीक है, दो चीज होगी। पूर्व सदृश सम ऊनार्थक है, ऊनार्थक, फिर आगे सम ऊनार्थ है, फिर आगे कलह, किसकी बात कर रहे हैं हम, कलह निपुण, निपुण, मिश्र और सलक्षण, सलक्षण, शब्दों के साथ, शब्दों के प्रयुक्त होने पर, होने पर तृतीया तत्पुरुष समास होता है। तृतीया तत्पुरुष समास होता है। किसकी बात कर रहे हैं, देखिए या तो यूँ समझिए, तृतीया विभक्ति अंत वाले पदों के साथ पूर्व सदृश सम ऊनार्थक शब्द यानी कम अर्थ वाले ऊन या विकल, कलह, निपुण, मिश्र और सलक्षण शब्द हो तो समास होता है। यानी एक तरफ होगा कौन सा, तृतीय विभक्ति, उसके बाद में क्या कहेंगे, पूर्व सदृश सम ऊनार्थक, कलह, निपुण, मिश्र और सलक्षण शब्द होंगे। या यूँ समझिए, पूर्व सदृश सम ऊनार्थक शब्दों, ऊनार्थक का मतलब होता है कम अर्थ वाले, कम अर्थ वाले शब्दों की बात करें दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऊन और विकल। या कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण शब्दों के प्रयुक्त होने पर प्रथम पद के रूप में तृतीय विभक्ति होगी और उत्तर पद के रूप में सभी हमारे सामने आएंगे। तो यूँ समझिए, तो तृतीय तत्पुरुष समास की बात करिए तो तृतीय तत्पुरुष समास कब होगा, जब ये वाले शब्द आएंगे। तो कौन कौन से शब्द आएंगे, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पूर्व सदृश सम ऊनार्थक, कलह, निपुण, मिश्र और सलक्षण शब्द हो। तो अब बात करें शब्दों की, तो एक तरफ तो हमारे सामने आएंगे शब्द, ये पूर्व है सदृश सम ऊनार्थक, है ना, सम ऊनार्थक, तो पूर्व सदृश सम। देखिए अब यहाँ बात करें इन शब्दों की, तो यहाँ एक तरफ तृतीय विभक्ति अंत वाले पद होंगे और बाद में ये वाले पद होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले विग्रह की और उसके बाद में बात करेंगे किसकी, समास की।
ठीक है, पहले शब्द कौन सा है? पूर्व। तो पूर्व शब्द के साथ में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति के साथ में क्या आएगा? पूर्व, है ना। तो पूर्व वाले शब्दों के साथ में क्या आएगा? पूर्व। तो पूर्व का मतलब होता है पहले। तो यहां देखो शब्द है, शब्द को है मासेन पूर्व, मासेन पूर्व। पूर्व जैसे मात्रा, यानी मात्रा सदृशः, मात्रा सदृशः, सदृश है। जैसे मासेन ऊनम, मासेन ऊनम, किसकी बात कर रहे हैं? ऊनार्थक। जैसे मासेन विकलम, मासेन विकलम, विकलम। अच्छा, अब देखिए जैसे वाचा, वाचा का मतलब होता है वाणी से, तृतीय विभक्ति लगाएंगे, वाचा कलह, वाणी से क्या हो गया? झगड़ा हो गया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। संस्कृत में लिखा गया है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि वाणी को तभी बोलना चाहिए, उसको तोलना चाहिए कि उसमें कितनी दरिद्रता है। और प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। प्राणी का मतलब सभी जीव जंतु जो भी हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। और वाणी को तभी बोलना चाहिए, ऐसी बातें या कोई भी बात बोलने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उस वाणी में कितनी दरिद्रता है। हिंदी में लिखा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। तो वाणी को हमेशा, वाचा, वाणी से ही क्या होता है? झगड़ा होता है। सब कुछ जो कार्य होता है वाणी की देन है। तो वाचा कलह, वाणी से क्या होता है? कलह उत्पन्न होता है ना, कलह। निपुण, आचरण से क्या है? वह निपुण है। तो क्या बनेगा? आचार्य, आचरेण, आचरेण निपुण है। ठीक है, निपुण की बात करें तो निपुण। अब निपुण के बाद में क्या है? मिश्र और संलक्षण। ठीक है, जैसे मिला हुआ है, गुड़े, गुड़ में क्या है? मिश्र, गुड़ेन मिश्र, है ना, गुड़ेन मिश्र। अब हम बात करें गुड़ेन मिश्र। और आचरण, आचरेण संलक्षण है, आचरेण संलक्षण, आचरेण संलक्षण है। देखिए शब्द, देखिए हमारे शब्दों की बात करें, पूर्व, सदृश, ऊन, विकल, कलह, निपुण, मिश्र और संलक्षण। जब शब्द ये प्रयुक्त होते हैं तो इनके साथ तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। कौन सी शब्द विभक्ति प्रयुक्त होती है? वही तृतीया। देखो शब्द क्या बन गया? मासीन पूर्व, मात्रा सदृश, मात्रा में मात्रा शब्द में तृतीया विभक्ति हो गई। मासीन ऊनम, मासेन विकलम, वाचा कलह, आचार्येण निपुण है, गुणेन मिश्र है, आचरेण संलक्षण है। अब जैसे इन शब्दों की बात करें तो इन शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो इन शब्दों को मिलाएंगे तो समस्त पद बन जाएगा। समस्त पद कहें या इनको क्या कहें? समास कहें। तो मासेन पूर्व, मूल शब्द क्या है? मास, और आगे क्या है? पूर्व, महीने से पहले, मास पूर्व। तो मास पूर्व का मतलब क्या हुआ? महीने से पहले। सदृश नहीं होता है समान, किसके समान है? माता के समान। तो क्या बन जाएगा? मातृ सदृश, मातृ सदृश। माता के क्या है भैया? वो समान है। कहते हैं ना, ये पुत्र किसके समान है? अपनी माता के जैसा है ना। पिता सदृश, पिता सदृश क्या बनेगा? पितृ सदृश। ठीक है, जैसे मात्रा सदृश मातृ सदृश, पिता सदृश पितृ सदृश। अब बात करें शब्द की, मासा, मासीण ऊनम, तो क्या बन जाएगा? ए प्लस ऊ मिलाएंगे, मिलाकर लिख देना मासोणम, मासोणम। देखो शब्द की बात करें तो मासोणम
तो मास का मतलब होता है उड़द, ऊन का मतलब होता है कम, कम अर्थ में बात करें ना। और मास विकलम, विकलम का भी क्या होता है, अर्थ होता है ना। जैसे शब्द की बात करें, विकल का मतलब यहाँ कम अर्थ में लिया गया है और उनका अर्थ भी कम अर्थ में लिया गया है। कम अर्थ वाले शब्दों की बात कर रहे थे हम, उनार्थ का मतलब कम अर्थ वाले शब्दों की। तो मास का मतलब उड़द, तो उड़द भर कम, उड़द से भी कम है, तो यहाँ क्या बनेगा, मास विकलम, मास विकलम। एक शब्द की मैं बात करूं, जैसे एक अन्य शब्द की मैं बात करता हूं, जैसे आप लोग हिंदी में समय पढ़ते हैं, संस्कृत में जब हम समय पढ़ाते हैं या चर्चा करते हैं समय के बारे में, तो ये शब्द लिखा हुआ है एक पादोन। क्या लिखा है भैया, पादोन। मतलब ऊन, ऊन का मतलब होता है कम, ऊन का मतलब क्या होता है कम, और पाद का मतलब होता है, पाद का मतलब होता है पाद में ऊन, यानी पाद से ऊन कम है यानी कम है। तो समय में जो आप घंटा होता है जिसमें कुछ कम है, ठीक है। तो यहां देखिए पादोन का मतलब, शब्द की बात करें तो पादोन जो शब्द है उस पद की बात करें तो शब्द क्या है, पाद। और पादेन ऊनम यानी पाद में ऊन, ऊन का मतलब कम। तो इसका मतलब क्या बनेगा, पाद शब्द में तृतीय व्यक्ति लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, पादेन। आगे क्या लिखा भैया, ऊनम, पादेन ऊनम का मतलब हुआ यानी हिस्से में एक चौथाई कम, यानी हिस्से में क्या हो गया, एक चौथाई कम हो गया। तो आप देखिए एक चौथाई कम यानी ऊनम यानी कम है किसमें, पूर्ण होने में। पाद का मतलब होता है मान लो पूर्ण होने में, तो पूर्ण का मतलब 100% होने में एक हिस्सा कम है, तो 25% कम हो गया ना, तो एक चौथाई कम, एक चौथाई कम। तो एक चौथाई कम का मतलब हो गया एक चौथाई। जैसे कोई भी कार्य है उस कार्य में एक चौथाई कम को मतलब हम क्या कह सकते हैं, पादोन कह सकते हैं। घड़ी में जैसे समय होता है ना, जैसे 1:45 बज गया, तो 1 बजने में 25% कम है, कुछ हिस्सा कम है, एक चौथाई हिस्सा कम है, यानी 25 मिनट कम है, तो एक चौथाई हिस्सा कम हो गया। तो बताओ क्या बन जाएगा, पादोन। क्या बनता है ना, पादोन, ठीक है। वैसे मासीण ऊनम क्या बन गया, मासोनम, यानी मासीण ऊनम से क्या बनता है, मासोनम। अब जैसे मासीण विकलम से क्या बन गया, मास विकलम। दोनों का अर्थ होता है कम अर्थ में, तो उड़द भर कम, उड़द भर कम, वाचा कलह, वाणी से झगड़ा, यानी बताओ क्या बन जाएगा, वा च के बाद में क है, तो भैया च के बाद में क है, तो च भी क्या हो जाएगा, क। हमने संधि पढ़ ली ना, तो क्या बन जाएगा, वाकल है, ठीक है। बात करें आचरण निपुण, आचरण से क्या है, निपुण है, वह आचरण से क्या है, निपुण है। तो बताओ क्या बनेगा, आचरण निपुण, क्या बनेगा, आचरण निपुण है, आचरण से क्या है भैया, निपुण है। गुड़ेन मिश्र है, गुड़ में क्या है, मिश्र में युक्त, गुड़ में मिश्र से युक्त है ना। और आचरण से लक्षण, देखो शब्द की बात करें तो शब्द कौन सा था, एक तो गुड़ीन मिश्र से क्या बनता है, गुड़ मिश्र। आचरण संलक्षण से क्या होगा, आचरण से संलक्षण है, तो आचरण से संलक्षण है। तो बात करें आचरण की, तो आचरण में क्या बन जाएगा, आचरण संलक्षण है। तो यहां देखिए आचरण, आचरण का मतलब आचार होता है, और आचरण को हम क्या बोलते हैं, आचार। तो आचार्यण, देखो क्या बनेगा, आचार्यण निपुण है। यहाँ देखिए एक बार थोड़ा सा, आचार्यण होता है यहाँ पे भी क्या होगा, आचार्यण ही होगा, है ना। तो आचार्यण होगा, तो इस शब्द की बात करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, आचार्यण है ना, आचरण होता है आचार्यण से। तो बताओ क्या बनेगा, आचार्यण, तो आचार, आचार निपुण, ठीक है। इधर बात करें क्या बनेगा, आचार, आचार संलक्षण है, आचार संलक्षण है। देखिए हमारा जो सूत्र था वो ये कहता था, पूर्व सदृश सम उनार्थक, सम कुछ उनार्थक शब्दों के होने पर, कलह निपुण मिश्र संलक्षण, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है, आप तो ये समझिए। तो जब ये सब प्रयुक्त होंगे तो इनके योग में जो प्रथम पद होगा उस प्रथम पद में विभक्ति लगाएंगे तृतीया। तो यूँ समझिए तृतीयांत विभक्ति पद के साथ पूर्व सदृश सम उनार्थक कलह निपुण मिश्र और संलक्षण शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अभी एक शब्द हमने छोड़ दिया सम, इस सम की चर्चा करें तो देखिए अभी हमने जो पढ़ा था उनकी बात करें, माशीन पूर्व है, महीने से पहले माह से पूर्व है, मात्रा सदृश है, मातृ सदृश है, ठीक है, माता के समान, मासीन ऊनम, मासु ऊनम का मतलब होता है उड़द भर कम, मासीन विकलम, मास विकलम यानी उड़द भर कम, वाचा कलह का मतलब होता है वाक कलह, वाणी से झगड़ा, आचार्यण निपुण से मतलब होता है आचरण, आचरण से निपुण, गुड़ेन मिश्र से गुड़ से मिश्रित, और आचरण संलक्षण, आचार से संलक्षण, आचार्यण संलक्षण से मतलब हुआ आचरण से
से लिखित, लक्षित अच्छा जो दिखाई देता है। जैसे सम का मतलब होता है समान, जैसे सम, जैसे पित्रासम, पिता के समान, पिता के समान यानी पिता के समान पुत्र है तो क्या बन जाएगा भाई, पितृसम, पितृसम। देखिए इनके योग में यहाँ हम विभक्ति कौन सी लगा रहे हैं, तृतीया विभक्ति, तो यहाँ हो गई तृतीया विभक्ति, ठीक है। और तृतीया विभक्ति हो गई, जब इनका समस्तुत बनाएंगे तो मूल शब्द लिखेंगे और उसके साथ में जो हमारा नियम प्राप्त हो रहा है वह नियम लिखेंगे, ठीक है। 2 सूत्र हो गए हैं। चलो इसके एक तीसरा सूत्र और प्राप्त होता है, सूत्र नंबर या नियम नंबर 3। तृतीया विभक्ति में कर्तृकरणे, कर्तृकरणे कर्ता बहुलम, बहुलम। एक सूत्र और प्राप्त हो रहा है और सूत्र का नाम है कर्तृकरणे कर्ता बहुलम। देखिए तृतीया विभक्ति अंत वाले पदों के साथ कर्तृकरणे कर्ता बहुलम, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के साथ, कृत का मतलब जानते हो ना, हमने प्रत्यय पढ़े थे, प्रत्यय को 3 भागों में डिवाइड किया, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो यहां यह है कृत प्रत्ययों के योग में अनुक्त कर्ता एवं कर्ण कारक में, कर्तृ यानी कर्ता कारक और कर्ण कारक में कृत प्रत्यय से युक्त पदों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहां ये हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता एवं अनुक्ति कर्ण होता है ना, कर्ण में, अनुक्त कर्ता एवं अनुक्त कर्ण में होने वाली जो विभक्ति है, होने वाली विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया विभक्ति होती है ना। होने वाली तृतीया विभक्ति अंत वाले पदों के साथ, अनुक्त कर्ता एवं अनुक्त कर्ण में होने वाली, इनमें कारक में पढ़ा था हमने, अनुक्त कारक में यानी अनुक्त कर्ण कारक में और कर्ता कारक में कर्तृकरणीय तृतीया सूत्र जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्ता एवं कर्ण कारक में होने वाली तृतीया विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ कृत प्रत्ययों, कृत प्रत्ययों, कृत का मतलब कृत प्रत्ययों के यानी कृत प्रत्यय वाले पदों के साथ होने पर यानी कृत प्रत्यय के, अरे सॉरी, अनुक्त कर्ता एवं कर्ण में होने वाली तृतीया विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ कृत प्रत्ययों से बने पदों के होने पर वही तृतीया तत्पुरुष समास होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। देखिए सूत्र क्या है, कर्तृकरणे कर्ता बहुलम है। सूत्र कहता है बहुल प्रकार से यानी अनुक्त कर्ता एवं अनुक्त कारण कारक में होने वाली जो तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति तो होती ही है, जब तृतीया विभक्ति हो रही हो और उसके आगे कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो तो बहुल प्रकार से तृतीया तत्पुरुष समास होता है। इसमें कुछ कृत प्रत्ययों को छोड़ा गया है जिनकी हम बात करें, जैसे तो तवतु प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और सानस प्रत्यय वाले पद नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब त होना चाहिए, तवतु नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए अब हम यहाँ बात करें, प्रत्यय वाले शब्द आएंगे और उनमें कौन सा प्रत्यय होना होगा, यहाँ उन प्रत्ययों की बात करें तो उन शब्दों में कौन सा प्रत्यय दिखाई देगा, हमको यहाँ कृत प्रत्यय दिखाई देगा, जैसे तवतु, स्त्री और सानस को छोड़ करके जो भी अन्य प्रत्यय हैं वो हमें दिखाई देंगे, ठीक है। बात करें उन शब्दों की, जैसे शब्दों की बात करें तो ये तो हो गए। अब उदाहरण की बात करते हैं। पहले उदाहरण की बात करें तो ये हो गया, मान लो विग्रह, एक तरफ तो हो गया विग्रह, और विग्रह होगा तो एक तरफ तो क्या आएगा, कृत प्रत्यय वाले शब्द आएंगे, प्रथम पद के रूप में तृतीया विभक्ति आएगी। जैसे हरिणा, हरि शब्द में तृतीया विभक्ति क्या बनता है, हरिणा, क्या बनेगा, त्रात। देखो त्रा धातु उक्ता प्रत्यय से त्रातः बनता है। धातु कौन सी है, त्राण अर्थ में होती है ना, और त्रा धातु से तय प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बचता है, त्रातः बनता है। क्या बनता है भैया,
त्रातः बनता है। ठीक है, शब्द की बात करें जैसे गुरुणा पालितः, गुरु के द्वारा पाला हुआ। बताओ क्या बनता है? गुरुणा पालितः। क्या बनता है भैया? गुरुणा पालितः। अहीना सर्प के द्वारा, अही का मतलब होता है सर्प और हतः यानी मारा हुआ, अहीना हतः। नखई, नखई भिन्न, नखई नाखूनों से छिन्न भिन्न किया हुआ, नखई भिन्न। जैसे विद्या विदया विहीन, विद्या से विहीन। देखो आ हा आपने पढ़ा था ना, कुछ धातु ऐसे है जिनमें हमने यहाँ अन अगर कार्य किया था। जैसे एक और पढ़ा ना, परसुना, पर सुना छिन्न, परसे से छिन्न भिन्न किया हुआ, काटा हुआ। तो हरिणा त्रातः, देखो हरिणा त्रातः, एक शब्द लिखा है त्रातः, इसको हम चर्चा करेंगे। इसकी बात पहले करते हैं समास की। समास क्या होगा? हरिणा त्रातः, बताओ क्या बनेगा? हरि त्रातः, हरि शब्द की बात करें तो क्या बनेगा? हरि त्रातः। देखो सॉरी, ध्यान दे, देखो शब्द क्या है? त्रातः। यहां दे उक्ता प्रत्यय, एक प्रत्यय है जिसकी हम बात करें, एक त्रा धातु है और एक प्रत्यय जिसका नाम है अक्ता प्रत्यय। लीजिए अक्ता जो प्रत्यय है कहता है, प्रत्यय जिसे हम कहते हैं, एक कृत प्रत्यय है और इसमें आपको पढ़ाया था, पहले ये बताया था, इसमें क्या की संज्ञा हो जाती है? तय शेष रहता है। त्रा से क्या बन जाएगा? त्रा, और तय लगा दिया त्रातः। शब्द क्या है? गुरु पालितः। बताओ पालित में भी कौन सा प्रत्यय हो रहा है? तय प्रत्यय हो रहा है। हन धातु है ना, तो बताओ हन धातु से एकता प्रत्यय करते तो क्या बनता है? हतः बनता है। विद धातु से एकता प्रत्यय करते तो भिन्न बनता है। ही हा धातु से एकता प्रत्यय हीन बनता है, और छिद धातु से एकता प्रत्यय करते बनता है तो क्या बनता है? छिन्न बनता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो बताओ अही, अही का मतलब होता है सर्प, और सर्प के द्वारा काटा हुआ यानी सर्प से मारा हुआ, तो बताओ क्या बनेगा? अहीना हतः, अही हता, अही हतः। बताओ क्या बनेगा? नखई भिन्न, तो क्या बनेगा? नाखूनों से छिन्न भिन्न या काटा हुआ। विद्या से विहीन, तो क्या बनेगा? विद्या विहीन, विद्या विहीन। और इधर क्या बनेगा? परशु, परशु छिन्न, परशु छिन्न। परशु का मतलब था परसा, और बताओ क्या होता है? परशु से छिन्न यानी परशु से यानी छिन्न भिन्न किया हुआ, परसे से छिन्न भिन्न किया हुआ यानी काटा हुआ। गुरु के द्वारा पाला हुआ, अही यानी सर्प के द्वारा मारा हुआ। नखई भिन्न यानी नाखूनों से भिन्न, नाखूनों से क्या हुआ? काटा हुआ। परसे से फरसा होता है ना, परसा, तो परसे से काटा हुआ। विद्या से विहीन, तो यहाँ देखिए प्रतिपत्ति से बनने वाले शब्दों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तृतीया तत्पुरुष समास होता है। तृतीया तत्पुरुष समास कहाँ पे होता है? तृतीया तत्पुरुष समास जिसकी हम बात करें अनुकर्ता एवं करण में होने वाली तृतीया विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ कृत प्रत्ययों से बने पदों के योग के होने पर तृतीया तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो यहाँ एक तो हमारे कौन सा शब्द आएगा विग्रह में? तृतीया तत्पुरुष समास आएगा। तृतीया का मतलब तृतीय विभक्ति आएगी, उसके साथ कृत प्रत्यय वाले शब्द आएंगे, तो कृत प्रत्यय के योग में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। शब्द की बात करें, हरिणा त्रातः से क्या बनेगा? हरित्रातः। गुरुणा पालितः से क्या बनेगा? गुरु पालितः। अहीना हतः से क्या बनेगा? अही हतः। अहीना हतः से क्या बनेगा? अही हतः। नखई भिन्न से क्या बनेगा? नख भिन्न। परशुना छिन्न से क्या बनेगा? परशु छिन्न। विद्या विहीन से क्या बनेगा? विद्या विहीन। इसी के साथ तृतीया तत्पुरुष समास समाप्त होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 3 सूत्र पढ़े हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक बार पहले की बात करें, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन यानी तत्कृत गुणवाची शब्दों के साथ और अर्थवाची शब्दों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। दूसरे की बात करें, दूसरा सूत्र हमने पढ़ा, पूर्व सदृश सम उनार्थक कलह निपुण मिश्र लक्षण, यानी पूर्व सदृश सम उनार्थक कलह निपुण मिश्र लक्षण वाले शब्दों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। और अभी हम पढ़ रहे थे कर्तरीकरणे कर्ता बहुलम है, कर्ता यानी कर्ता और कर्ण, अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति वाले अंत वाले पदों के साथ कृत प्रत्ययों के साथ योग होने पर भी बहुल प्रकार से यह कार्य होता है।
चलो अब हम आगे चलते हैं और आगे जिसका नाम है एक चतुर्थी तत्पुरुष समास। समास का नाम क्या है भाई? चतुर्थी तत्पुरुष समास। कौन सा है भाई? चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, बात करें समास की तो समास का नाम क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है, और इसके सूत्र की बात करें तो इसका एक सूत्र प्राप्त होता है। सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षिते। देखो सूत्र क्या लिखा गया है। चतुर्थी विभक्ति के साथ तदर्थार्थ का मतलब हुआ तद अर्थ वाले बलि हित सुख रक्षिते, यानी चतुर्थी विभक्ति पद वाली या चतुर्थी विभक्ति अंत शब्दों के साथ तदर्थ अर्थवान बलि हित सुख और रक्षित पदों के होने पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। यानी जो हमारा समास है वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। किसकी बात कर रहे हैं? तो यानी चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ तदर्थ का मतलब होता है प्रकृति विकृति का भाव, अर्थ का मतलब अर्थ वाले, अर्थ बलि हित सुख और रक्षित पदों के साथ समास होता है ना। किसकी बात कर रहे हैं? चतुर्थी। इस अर्थ की बात करें, सूत्र के अर्थ की, तो सूत्रार्थ क्या हुआ? चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ तदर्थ अर्थ बलि हित सुख और रक्षित शब्दों के साथ कौन सा समास होता है भाई? चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। बात करें सूत्र की, सूत्र ये कहता है चतुर्थी कब होगी? तदर्थ अर्थ बलि हित सुख और रक्षित। आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको शब्द याद करने हैं। शब्द कौन कौन से? यानी तदर्थ प्रकृति विकृति भाव वाले शब्द, अर्थवान शब्द, बलि हित सुख और रक्षित, इन शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति वाला समास होता है? चतुर्थी विभक्ति वाला समास होता है। तो यूं समझिए, तदर्थ अर्थ बलि हित और सुख रक्षित शब्दों के होने पर प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी भैया? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो तदर्थ का मतलब यहाँ यह है, यानी तदर्थ का मतलब है प्रकृति और विकृति। प्रकृति का मतलब स्वभाव और विकृति यानी उसमें कोई बदलाव होना, यानी स्वभाव में कोई बदलाव होना, जैसे किसी चीज का होना है। तदर्थ अर्थ अर्थवान बलि, तो यहाँ ये शब्द होंगे तो चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे ना। देखिए, एक तो हमारे यहाँ हो गया विग्रह, इन शब्दों की बात करें, और विग्रह के साथ में क्या होता है? समास होता है। ठीक है, विग्रह के साथ में क्या होता है? समास होता है। बात करें विग्रह की, तो विग्रह की बात करें तो देखिए, जैसे देखिए यू पाए दारू, शब्द क्या ले भैया? यू पाए दारू। ठीक है, यूप का मतलब होता है खूंटा और खूंटे के लिए दारू। प्रकृति विकृति यू समझिए अर्थवान शब्द है। यू पाए दारू। संकवे काष्टम, संकवे काष्टम। शंकु का मतलब होता है खूंटी और काष्ट का मतलब होता है लकड़ी। आभूषणाय स्वर्णम, आभूषणों के लिए सोना। ठीक है, आभूषणों के लिए क्या चाहिए होता है भैया? सोना। चलो
अर्थ की बात हो गई, है ना। अब हम बात करें किन की, आगे वाले शब्दों की चलो पढ़ते हैं। भूतेबे बलि, भूतेबे बलि, भूतेबे बलि। ठीक है, शब्दों की बात करें, पदार्थ, अर्थ, बलि, बलि, इसके बाद में हित, गोभ्य, गोभ्य हितम, गोभ्य हितम, गोभ्य सुखम, गोभ्य सुखम और गोभ्य रक्षितम, गोभ्य रक्षितम। देखिए बात करें सूत्र की, तो यह चतुर्थी विभक्ति जो होती है उसकी बात करें तो यह क्या है कि चतुर्थी विभक्ति होती है तदर्थार्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, और अर्थवान कोई शब्द हो उनके साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए अब हम इन शब्दों की बात करें, जैसे हमने लिखा है यूपाय दारू, तो यूप का मतलब होता है खूंटा, और सॉरी यूप का मतलब होता है खूंटा, और खूंटे के लिए दारू का मतलब होता है लकड़ी। यूपाय दारू यानी खूंटे के लिए लकड़ी। दूसरा लिखा शंखवे काष्टम, शंकु का मतलब होता है खूंटी, खूंटी लगाते हैं ना, खूंटी ठोकते हैं किसी दीवार पे, खूंटी का लगाना। और काष्टम का मतलब होता है लकड़ी, खूंटी के लिए लकड़ी। जैसे कुंडल स्वर्णम या आभूषणाय स्वर्णम, आभूषणों के लिए सोना। भूतेभ्य बलि का मतलब या भूतों को बलि, भूतों को क्या दी जाती है, बलि। गाभ्य हितम, गायों के लिए हितकारी है। गोभ्य सुखम, गायों के लिए सुखकारी है। और गोभ्य रक्षितम, यह गायों के लिए सुरक्षितम है। अब हम बात करें, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे जिनमें यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और यह हमारे लिए ये समझिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर रहे हैं शब्दों की द्विजाय, जैसे एक शब्द द्विज, तो ये मोस्ट शब्दों की बात कर रहा हूं मैं, मोस्ट। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आप लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे द्विज, और द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। द्विजाय, द्विजाय और द्विजाय, तीनों शब्दों का प्रयोग किया है ना, और तीनों के लिए यह यह। तो जैसे पुल्लिंग के लिए बात करेंगे तो अयम, स्त्रीलिंग के लिए इयम, और नपुंसकलिंग के लिए इदम। द्विज के लिए यह, द्विज के लिए यह, द्विज के लिए यह। ठीक है, अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए ये हमारी हो गई विग्रह। शब्द क्या है, यूपाय दारू, शंखवे काष्टम, आभूषणाय स्वर्णम, भूतेभ्य बलि, गोभ्य हितम, गोभ्य सुखम, गोभ्य रक्षितम, द्विजाय अयम, द्विजाय इयम, द्विजाय इदम। तो यहां देखेंगे यहां चतुर्थी प्राप्त हो रही है। देखो यहां हमें कौन सी विभक्ति प्राप्त हो रही है भैया, यहां बात करें इसमें तो यहां हो गई चतुर्थी, यहाँ पे देखिए चतुर्थी, यहाँ देखिए इन सभी शब्दों में यहाँ चतुर्थी है। चतुर्थी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ तदर्थ, अर्थ, बलि, हित और सुख और रक्षित पदों के होने पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है भाई, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। शब्दों की बात करें, शब्द क्या है, शब्द की बात करें तो जैसे शब्द क्या था यूप, और तो यूपाय दारू तो क्या बन जाएगा, यूप दारू। यूप दारू का मतलब क्या हुआ, खूंटे के लिए लकड़ी। शंखवे काष्टम, शंकु तो क्या बन जाएगा, शंखवे काष्टम। शंकु का मतलब क्या होता है, शंकु का मतलब होता है खूंटी, तो शब्द क्या बन जाएगा, शंकु काष्टम। खूंटे, अरे सॉरी, खूंटे के लिए लकड़ी यूप दारू, और शंकु काष्टम यानी खूंटी के लिए लकड़ी। आभूषणाय स्वर्णम तो क्या बन जाएगा, आभूषण स्वर्णम। ठीक है, चलो यहाँ क्या है, भूतेभ्य बलि तो क्या बन जाएगा, भूत बलि, भूतों के लिए क्या है, बलि। गोभ्य हितम, गायों के लिए हितकारी है तो गो हितम, गो हितम क्या बनेगा, गो सुखम, गो रक्षितम। देखिए बहुत महत्वपूर्ण तीन शब्द लिखे हैं, एक जैसे आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो ये अयम शब्द है इसका
पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इयम का स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है और इदम का नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। तो द्विजाय अयम आता है, तो यहाँ हमें क्या करना है, द्विज के लिए यह है, तो यह पुल्लिंग है, तो क्या बनेगा, द्विजार्थ है। यह द्विज के लिए सूप, द्विजाय द्विजार्थ सूप। इयम, तो देखो स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, द्विजार्था, और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा, द्विजार्थम। ध्यान देना, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है द्विजाय अयम, तो हमें क्या ध्यान रखना है, उसका उत्तर क्या होगा, द्विजार्थ है। ठीक है, बात करें जैसे द्विज के लिए सूप, द्विजाय इयम यवागु, और इसके लिए द्विजाय इदम का मतलब वस्त्रम। तो यहाँ ध्यान देना, द्विजार्थ का मतलब यहाँ द्विज के लिए यह है। तो ये जो शब्द है ना, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, शब्द का इसका प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया गया है, इसका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, और इसका नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। शब्द देखिए, शब्द कौन सा था, द्विजाय अयम, तो क्या बनेगा, द्विजार्थ है। द्विजाय इयम क्या बनेगा, द्विजार्थ, और द्विजाय इदम क्या बनेगा, द्विजार्थम। तीनों शब्दों की बात करें, पुल्लिंग के लिए अयम, स्त्रीलिंग के लिए इयम, और नपुंसकलिंग के लिए इदम का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ शब्दों का प्रयोग, यानी जो समस्त पद बना है, जो हमारा समास वाला पद बना है, वो भी ऐसे ही प्रयुक्त किया गया। द्विजार्थ है, द्विजार्था, द्विजार्थम। पुल्लिंग में द्विजार्थ है, स्त्रीलिंग में द्विजार्थ, और नपुंसकलिंग में द्विजार्थम। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो तत्पुरुष समास चतुर्थी वाला था वो समाप्त होता है। एक सूत्र याद रखना है आपको, केवल ये नियम याद रखना है। क्या नियम याद रखना है, कि चतुर्थी विभक्ति वाले अंत वाले शब्दों के साथ तदर्थ, अर्थ, बलि, हित और सुख और रक्षित शब्दों के होने पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है भैया, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। विग्रह की बात करें तो यूपाय दारू यानी यूप दारू, खूंटे के लिए लकड़ी, संकव्य काष्टम यानी शंकु काष्टम यानी खूंटी के लिए लकड़ी, आभूषणाय स्वर्णम आभूषणों के लिए सोना, भूतेभ्य बलि भूतों के लिए बलि, गोब्येतम गायों के लिए हितकारी, गोब्य रक्षित सुखम गाय के लिए सुखकारी, गोब्य रक्षितम गायों के लिए सुरक्षित। द्विज के लिए यहाँ तो द्विजाय अयम द्विजार्थ है, द्विजाय इयम द्विजार्थ, और द्विजाय इदम क्या बनेगा, द्विजार्थम। मित्रों, अब हम इसी के साथ चतुर्थी विभक्ति को समाप्त करते हैं।